तराईमा करिब 4 महिनादेखि जारी आन्दोलन शिथिल बन्दै गएपछि उक्त आन्दोलनमा भारतको समर्थन खोज्नका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका मोर्चाका 4 शीर्षस्थ नेताहरूमध्येका एक राजेन्द्र महतोले जेएनयूमा आयोजित एक कार्यक्रममा हाल जारी आन्दोलनका मागहरू पूरा नभए केही दिनमा छुट्टै देशका लागि हिंसात्मक आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। राजेन्द्र महतो भारतीय मूलका नेपाली नागरिक हुन्। भारतको जेएनयूमा भएको अत्यन्त गोप्य कार्यक्रमको भिडियो यहाँहरू समक्ष राखेका छौँ। मधेश आंदोलन का अंतिम स्वरूप ये होगा कि मधेसी जनता को आंदोलन का जो मांग है ये पूरा हो जाएगा तो जनता को अधिकार मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा? यदि आंदोलन असफल हो गया तो क्या होगा? तब 3 बात होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन यदि असफल होता है तो शांतिपूर्ण आंदोलन से जनता का विश्वास उठेगा, युवा पीढ़ी का विश्वास उठेगा, तो अशांति में बदल जाएगा। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है तो हम यदि असफल होंगे तो हिंसात्मक आंदोलन में बदल जाएगा। तो नेपाल का भविष्य हो सकता है कि ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो हिंसात्मक आंदोलन में बदल जाएगा। एक संभावना वो बनता है। दूसरा संभावना बनता है कि हम एक देश के सोवरेनिटी के भीतर एक नेपाल के सोवरेनिटी के भीतर में हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, स्वायत्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश भी जनता को नहीं मिलेगा। उस अवस्था में हमारा तो डिमांड प्रदेश का है, लेकिन हम असफल हो जाएंगे तो फिर देश की मांग करने वाले आगे बढ़ जाएंगे। वो एक खतरा वहां उत्पन्न होगा। और तीसरा खतरा उत्पन्न होगा जब इन दोनों बात होगी तो देश में सांप्रदायिक दंगा होगा, जो देश के लिए बहुत ही घातक होगा। तो मधेश आंदोलन यदि किसी कारण से असफल हुआ और जनता को अधिकार ये शांतिपूर्ण आंदोलन से शायद प्रदेश लगायत का अधिकार नहीं मिला तो ये तीनों दुर्घटना नेपाल में हो सकता है। इसलिए उधर देश न जाए और ये शांतिपूर्ण आंदोलन सफल हो जाए, जनता को अधिकार मिल जाए, यही काम है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछे। दुनिया वाले बैठे हैं, आपसे ये पूछेंगे कि अभी क्या बात करके आए और इसलिए वो बात किसी से नहीं। तो ये इस गाने से इसलिए याद आ रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग्स खत्म करके नेतागण आ रहे हैं और इसलिए जो भावी मूवमेंट की भूमिका है इसके बारे में कुछ तस्वीर साफ हो रही है, ऐसा लगता है। जो सवाल है वो शुरू अगर करें तो 2-3 सवाल हमारे दिमाग में हैं जो मेरे हिसाब से विद्यार्थियों के लिए जरूरी होंगे। पहली बात तो ये है कि आपकी बॉटम लाइन क्या है। आपने 11 पॉइंट का एक प्रस्ताव रखा है। सभी 11 पॉइंट आप ना ही भी समझाएं, उनको 2-3 बड़े गुंडों के रूप में ये बता दें कि इसके बिना हम समझौता कोई नहीं करें, किसी से समझौता नहीं करें। दूसरा प्रश्न जो हम लोगों के दिमाग में आता है वो ये आता है कि क्या इसके पीछे सारा मधेश का जनमत है जो आप 2-3 बड़े गुंडे बनाएंगे, इसके बिना हम समझौता नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें से आप में से ही नहीं, मधेश में और भी लोग हैं और भी यहाँ आते हैं, जवान लोगों के अलग अलग संगठन हैं, कुछ लोग बहुत क्या कहते हैं एक एक्सट्रीम पोजीशन भी लेना चाहते हैं। तो क्या वो सब आप समेट पाएंगे? सबको एक साथ लगेंगे, एक कंसेंसस उसमें बना हुआ है। तीसरा प्रश्न ये होता है कि अगर कहीं किसी ढंग से ये जो समझौता वार्ता अभी चल रही है, एक निकास निकालने का जो प्रयास चल रहा है वो सफल नहीं, हम सब चाहते हैं कि वो सफल, हम सबकी सद्भावना, हम सबका समर्थन आपके कॉज के साथ है, इसको आप मिसअंडरस्टैंड ना करें। लेकिन अगर वो सफल नहीं हो और नेपाल की सरकार फौज लगाकर उसका एक समाधान ढूंढना चाहे तो आपके पास क्या उसका विकल्प होगा? और दूसरा, आज भारत आपके साथ खड़ा है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार ढुलमुल हो भी जाए तो भारत का नागरिक आपके साथ खड़ा है। और ये अक्सर हुआ है हिंदुस्तान में कि कई बार सरकारें, इंदिरा गांधी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो
नेपाल के आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। बाद में 1990 में भी कुछ लोग थे जिनकी राय दूसरे किस्म की थी। 2005-2006 में भी सरकार का रवैया धुंधला सा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत की जनता आपके साथ में है। लेकिन अगर भारत भी आपका समर्थन छोड़ दे अपने सामरिक कारणों से, तो इन दोनों परिस्थितियों में आपका क्या विकल्प होगा? और अंतिम सवाल ये है, आप जिसका मर्जी चाहे उत्तर दें, जिसका नहीं मर्जी चाहे नहीं उत्तर दें। और आखिरी सवाल ये है कि आपने ये कहा भी है और हम सब मानते हैं कि जो आपके साथ हुआ है वो मंगोल किरात जो जनजाति है नेपाल की, उनके साथ भी हुआ है। लेकिन वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज क्यों नहीं खड़े? उनको लाने की क्या सूरत है? वो कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत प्रदर्शन करते हैं, अपना असंतोष दिखाते हैं, लेकिन अगर ये मूवमेंट इकट्ठा हो जाए, दरअसल मैं तो पहले भी सोचता था, मैंने अपने जो भी साथी जन थे उनसे भी कहा कि बहुत सारे मधेश के लोग जो इन पार्टियों में हैं, जो आज सरकार में है, नेपाली कांग्रेस में है, यूएमएल में है, माओवादी में है, आपको उस वक्त इतना संघर्ष करना चाहिए था कि कोई भी आपसे पलट के जा ही नहीं सकता। लेकिन वो सब गए, चाहे राजनीति के दबाव में, चाहे किसी के दबाव में, उन्होंने वोट भी दिया संविधान को। उनको रोका क्यों नहीं? उनके घरों में जाकर उनका घेराव क्यों नहीं? उनको इस बात का एहसास क्यों नहीं दिलाया कि ये मुद्दा तो आपका भी मुद्दा है? कुछ लोगों ने वहां वो एप्लीकेशन लिख के दिया अपनी पार्टी को कि ये बदलिए वो बदलिए, और उसके बाद वो सब के सब शांत हो गए। तो इस तरह का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में आपको उनको भी साथ लाना चाहिए, और खास तौर से जो जनजाति के लोग हैं, दलित लोग हैं, हो सकता है वो आपके साथ हों, वो सब के सब एक, अगर आप एक इकट्ठा मंच बनाएंगे तो नेपाल में कोई सी सरकार को उसको झुकना नहीं पड़ेगा। तो बताएं, जैसे जैसे मर्जी, आपकी स्वाधीनता, आप उनको रिस्पॉन्ड करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, कुछ और कहना चाहें और कुछ और। जैसे जब आ गया है तो हाँ दीजिए, जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं, जो याद हो बता दीजिए। बाकी ये बहस चलेगी ना, अभी तो घंटा भर बैठेंगे हम लोग कम से कम। उसमें नोट किया है ना, जैसे हमारा नोट किया हुआ सिर्फ हम ही समझते हैं। समस्या ये है आप लोगों ने हमें अवसर दिया यहाँ आने के लिए, और यहाँ इस संसद में 2-4 प्रश्नों जो यहाँ पर अभी रखे हैं, उस विषय में मैं अपना आप लोगों को प्रश्न करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो सबसे पहले व्हाट इज योर बॉटम लाइन? इज देयर ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंसेंसस इन मधेश? पहले इनको बता दीजिए, व्हाट इज योर बॉटम लाइन? हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों का तो बॉटम लाइन जहाँ तक आते हैं, तो हम लोग कोई नई बातें न उठाई नहीं है। हम लोगों का तो बॉटम लाइन सिर्फ इतना ही है कि जिन विषयों पर सहमति हो चुकी है, क्योंकि ये पहला मधेश आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी जो है मधेश आंदोलन, उसको विभिन्न नामों से, कभी इंसर्जेंसी, मधेश इंसर्जेंसी कहा जाता है, कभी मधेश विद्रोह कहा जाता है, कभी मधेश आंदोलन कहा जाता है, कि जिस नाम से भी हो। और दोनों बार जो है राज्य के साथ जो है सीधा समझौता हुआ है। एक 22 को बंदे समझौता है,
जो संविधान में जो है उसको लाया गया था, तो ऐसे बता कि जो बात जो संविधान में पड़ गई है उसको जो है आपका देश और भी बहुत है। और मैं जी प्रश्न ये है कि जो बॉटम लाइन का सबके लिए मैं कह रहा हूँ, बॉटम लाइन का मतलब ये है कि उससे कुछ भी। यसै गरी तराईका आदिवासी नेता उपेन्द्र यादवले भने विखण्डनबारे सोच्न पनि नसकिने र आफूले त्यसबारेमा सोच्न पनि नसकिने भन्दै राजेन्द्र महतोको ठिक विपरीत अभिव्यक्ति दिएका थिए। हमारा क्लियर है, हम नेपाल के नागरिक हैं, समुदाय के हिसाब से मधेसी हैं और नेपाल के सार्वभौमसत्ता और अखंडता को कायम करते हुए, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हुए वहां हम विभेदों के साथ हो, अन्यों के साथ हो, या विभेद की हमारी लड़ाई हो, हम अपने मुल्क की राष्ट्रीय एकता, उसकी अखंडता और उसकी जो है सार्वभौमसत्ता का के लिए भी आवश्यक हमारी लड़ाई रहेगी। ऐसा आया हुआ इसको तोड़ने वाली बात हमारी कार्यक्रम नीति और हम सोच भी नहीं सकते। भारत एक ऐसा देश है, और मधेश क्या है? मधेश आंतरिक उपनिवेश है, आंतरिक उपनिवेश है, और मधेश को भौगोलिक एकीकरण हुआ, भावनात्मक एकता नहीं हो पाया। आज मधेश के बारे में जो समस्या है, जो चिंता है, हमसे अधिक उस देश के सरकार में बैठने वाले लोग करते हैं। हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार का आरोप लगाया जाता है। हम राष्ट्र की एकता की बात करते हैं तो मधेश के लोग कहते हैं कि राष्ट्र विखंडनवादी और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए भारत का फर्ज किसी भी देश के उपनिवेशिक जहां बांटते हैं, और भारत को सभी को सहयोग किया है। क्या महात्मा गांधी जी अफ्रीका में जाकर उपनिवेशिक लड़ाई नहीं लड़े थे? वहां भी वो आवाज उठाए थे, उसमें भी सहयोग हुआ था। इसलिए इस बारे में मुझे इतना ही कहना है। मोर्चा के लीडर जब भारत आए हैं तो आप लोग ये जान लीजिए कि भारत सिर्फ मधेसी नहीं आए, पहले आए हैं वो शासक वर्ग, जो हम लोग का गलत न्यूज यहाँ समझाने के लिए। तो भारत 2007 में राजा तिरुवर भी आए थे, बीपी कोइराला, विजय कोइराला, यहाँ प्रचंड जी, सब लोग भारत में रह के अपना मुद्दे को वो किए हैं। वो लोग आप लोग वो भी देख लीजिए कि सिर्फ मधेसी को भारत क्यों, आप रिकॉर्ड देखिए, मधेसी से ज्यादा पहाड़ी लोग भारत में है ना। ये बात आप स्टडी कीजिए, क्योंकि आप लोग विद्वान है, जेबी में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज को जानिए कि